नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरों के साथ इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपके लिए बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। धर्मेश भाटिया हैं एमिरेट्स एनवीडी से, किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल से, वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल से, दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। आप सभी के पास आते हैं। सबसे पहले टॉप 10 खबरें एक बार देख लेते हैं कि आज किस तरह का एक्शन दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर आज तेजी दिख रही है। कल चांदी में काफी गिरावट दिखी थी, करीब करीब 1000 रुपए से ज्यादा की नरमी चांदी में दिखी थी। आज 70,500 के आसपास चांदी है, 59,300 के ऊपर सोना एमसीएक्स पर ट्रेड कर रहा है। क्रूड की बात करें तो हल्की नरमी है, $86 के आसपास ब्रेंट का भाव है। नेचुरल गैस तेजी दिख रही है, 230 के ऊपर है एमसीएक्स पर भाव। हल्दी की बात करें तो आज भी खरीदारी है, 16,000 के ऊपर भाव चला गया है। जीरा और धनिया यहां पर भी तेजी दिख रही है, 62,000 के ऊपर जीरा, धनिया 7,500 के ऊपर। ग्वारसीड और ग्वागम यहां पर भी तेजी का रुख बना हुआ है। मानसून की चाल अब देखें तो मानसून की चाल जुलाई की शानदार रिकवरी के बाद अब मानसून की चाल धीमी दिख रही है। 1 जून से 8 अगस्त तक के आईएमडी के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से सामान्य से 1% ही अब ज्यादा बारिश है। यानी जो रिकवरी थी जुलाई के महीने में, जो जबरदस्त रिकवरी दिख रही थी, वो अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। झारखंड में सामान्य से 36% कम, तो बिहार में 39% अब तक कम बारिश हुई है। केरल में अब तक सामान्य से 40% कम बारिश हुई है। उत्तर पश्चिम के राज्यों की बात करें तो यहां पर अच्छी बारिश हुई है। सिर्फ यूपी एक ऐसा राज्य है पूरे उत्तर पश्चिम में जहां पर सामान्य से थोड़ी कम बारिश हुई है। यूपी में सामान्य से अब तक 11% कम बारिश हुई है, लेकिन पूर्वी यूपी का हिस्सा ज्यादा डेफिसिट में है। आज कहां बारिश हो सकती है तो आज यूपी के कुछ इलाके, पूर्वी यूपी के कुछ जिले, बिहार, झारखंड, असम में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल, विदर्भ, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल में भी बारिश का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में आज काफी बारिश हो सकती है। इसके अलावा गुजरात, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और पंजाब के भी 1-2 जिले में हल्की बारिश का अनुमान है। तो ये बारिश को लेकर अनुमान है, लेकिन चलिए नॉन एग्री मार्केट का रुख करते हैं। गोल्ड और सिल्वर पे सबसे पहले बात करते हैं। वंदना जी, चांदी लगातार सुबह के सत्र में तेजी हल्की दिखती है और शाम होते होते काफी कमजोर हो जाती है। 70,500 के आसपास भाव है। क्या लग रहा है 70,000 के नीचे भी चांदी आ जाएगी क्या? विशुमान जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कल इन्फ्लेशन डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा पॉज दिख रहा है डॉलर इंडेक्स में, और इतने फॉल के बाद, शार्प फॉल के बाद आज का दिन थोड़ा सा यहाँ पे बाउंस का हो सकता है। हालांकि 70,000 से नीचे भी कमोडिटी जा सकती है। यहाँ पे इसमें बहुत ज्यादा दो राय नहीं है, लेकिन आज के दिन मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पे आ सकती है। 70,550 ये एक लेवल रहेगा जहाँ पे मैं बाइंग रिकमेंड करना चाहूंगी। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना होगा। 70,350 का, 71,000 का टारगेट रखना होगा। आज जो बाउंस दिखेगा उसका यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड करके यहाँ पे एक प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। तो मानी जी, चांदी पे भी बताइए और गोल्ड पर भी। गोल्ड भी काफी दायरे में दिख रहा है, एक रेंज में ही फंस रहा है, लेकिन चांदी लगातार कमजोर होती जा रही है। हालांकि गोल्ड के मुकाबले 1-2 हफ्ते पहले तक अच्छी तेजी भी दिखी थी। क्या लग रहा है अब? क्या जी, हमने देखा 76,000 से निरंतर गिरते आई है और मुझे लगता है नीचे में अभी 70,000 का इसने कल लो टेस्ट किया है। जैसे वंदना जी ने कहा, एक पुल बैक रैली हम अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि प्रेशर इसमें बहुत ज्यादा है। हम देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स निरंतर 101 के साथ 101.50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि इन कमोडिटीज के लिए थोड़ा एक मंदी का लक्षण साबित हो सकता है। बट मुझे लगता है इंट्राडे के लिए पुल बैक रैली 71,560 तक इसमें देखी जा सकती है और वहां पर एक सेफ एग्जिट किया जा सकता है। 70,000 के नीचे जाता हुआ भी आज के लिए तो मुझे नहीं लगता। 70,000 के नीचे गोल्ड चांदी जाती हुई नहीं दिख रही है। धर्मेश जी, आपकी कॉल क्या है गोल्ड और सिल्वर में आज? मैं दोनों विश्लेषणों से काफी सहमत हूँ। मुझे भी लगता है कि मार्केट में एक छोटी सी पुलबैक रैली आने की गुंजाइश है। मेरे हिसाब से अगर देखें तो 70 काफी साइकोलॉजिकल लेवल है, और अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो $22-23 से मार्केट काफी बार पलट चुका है। तो यहाँ पे डाउन साइड रिस्क काफी लिमिटेड है, और डॉलर इंडेक्स भी काफी स्टेबल हो चुका है 102-103 पे। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज शाम के सत्र में आपको एक अच्छी खासी पुलबैक रैली देखने मिल सकती है। और प्राइस अगर देखें तो चांदी की बात करें तो 71,250 तक के टारगेट के लिए आप चांदी में निवेश करके चल सकते हैं। रही सोने की बात, सोने काफी दायरे में ट्रेड हो रहा है। 1900 से $2,000 का जो दायरा है, $100 का जो दायरा है, वो काफी दिनों से नहीं, काफी महीनों से मेंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब कि मार्केट कंसोलिडेशन फेस में है। और रही इंटरेस्ट रेट की बात, तो काफी पीक आउट प्राइस हो चुका है।
तो यहाँ पे प्राइस में आपको एक स्टैग्नेंसी देखने मिल सकती है। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से मैं यहाँ पे बाय की सलाह दूंगा। 59,650 के टारगेट के लिए आप बाय करके चल सकते हैं। पोजिशनली मुझे लगता है कि फिर से प्राइस 60,000 के लेवल पे आके छू सकता है। ओके, तो 59,300 पे खरीदे 59,650 के टारगेट के लिए। अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। हालांकि आज दायरे में ज़रूर दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से EIA की रिपोर्ट आई है और उन्होंने टारगेट भी बढ़ा दिए है, ब्रेंट को लेकर उनका अनुमान है कि यहाँ से $86 के आसपास का औसत भाव रहेगा 2023 में। लेकिन यूएस में रिकॉर्ड क्रूड उत्पादन का अनुमान है। धर्मेश जी, क्या लग रहा है, क्या यूएस के उत्पादन बढ़ाने से काम हो जाएगा और ये जो सप्लाई ओपेक प्लस की तरफ से कम हुई है उसकी भरपाई यूएस करेगा और दाम में कुछ नरमी आएगी क्या कच्चे तेल में? देखिए, आप कच्चे तेल की बात करें तो पिछले हफ्ते भी मैं काफी बुलिश था और इनफैक्ट वंदना और सोमानी जी भी उन्हें बाई की कॉल रिकमेंडेशन दी थी और प्राइस अगर देखिए तो ऑलमोस्ट ₹200 की तेजी लास्ट वीक से बता चुका है। फंडामेंटली मैं अभी भी काफी बुलिश हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तेजी यहाँ पे जारी रह सकती है। इसका मेन कारण यही है कि अभी आगे जाके ठंडी का माहौल आएगा। मार्केट ऑलरेडी कॉन्टैक्टों में चल रहा है। प्लस रही ओपेक और नॉन ओपेक की जुगलबंदी की बात, तो वो काफी महीनों से चल रही है। जब प्राइस 70 के नीचे आता है तब ओपेक अपनी प्रोडक्शन कट करता है और प्राइस फिर से $75-80 के ऊपर टिक जाता है। करंटली मार्केट कल भी शाम के सत्र में एक अच्छा खासा गोता लगाया था, 80 के नीचे आया था WTI। फिर से मार्केट ने $2-2.5 की तेजी दिखा दी। तो फंडामेंटली मार्केट में काफी बुलिशनेस है। मैं बाय ऑन डिप्स की सलाह दूंगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये तेजी बरकरार रहेगी और इमीडिएट टारगेट इसका ₹7,000 का है। चलिए, क्रूड की बात, धर्मेश जी को 7,000 लगता है कि 7,000 यहाँ तक जा सकता है। जो ट्रेडर हैं 6,850 पे खरीदे, 6,800 के स्टॉप लॉस के साथ। वंदना जी, आपकी कॉल क्या है कच्चे तेल में और कुछ ऑप्शन में अगर ट्रेड हो क्रूड ऑप्शंस में तो वो भी बताइएगा। विशुमन जी, मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा काफी अपसाइड के बाद। एपीआई इन्वेंट्रीज यहाँ पे थोड़ा सा बिल्डअप दिखा रहा है इन्वेंट्री में, तो मेरे ख्याल से एक करेक्शन यहाँ पे बनेगा। करंट मार्केट प्राइस से मैं बाइंग की सलाह नहीं दूंगी। 6800 के करीब यहाँ पे आता है तो वहां पे एक बाइंग की जा सकती है। 6900 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 6750 का हम यहाँ पे मेंटेन करके चल सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक डॉलर इंडेक्स में अगर थोड़ा सा फॉल यहाँ पे आता है तो प्राइसेस एक बार 6950 तक जाने की कोशिश जरूर करेगा, तो कॉल ऑप्शन लेके यहाँ पे हम चल सकते हैं। फिलहाल जो रुख है वो अभी तेजी का ही है क्रूड ऑयल में। सोमानी जी, आपकी कॉल क्या है क्रूड और एनजी दोनों पर? जी, हमने देखा है कि कल एक ऊपर से 6850 से इसके नीचे में ₹200 का करेक्टिव डिप ऑलरेडी दे चुका है। वहां से पुल बैक रैली बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ में आई है। मुझे लगता है 6820 के आसपास इंट्राडे इसमें बाइंग बन सकती है। 6940 अपसाइड मुझे लगता है। ओवरऑल अगर मैं क्रूड की बात करूं तो 6600 के स्टॉप लॉस से क्लोजिंग बेसिस से मुझे कम से कम ये 7300 अपसाइड लगता है। क्रूड मुझे सारी कमोडिटीज में सबसे स्ट्रॉन्ग और इमर्जिंग लगता है। ओके, जी विशुमोनी, तो क्रूड यहाँ से स्ट्रॉन्ग लग रहा है तो क्रूड खरीदने की सलाह है। 6,820 पे खरीदे। स्टॉप लॉस 6,855 का है, ₹6,920 का ये टारगेट है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की धर्मेश जी से। धर्मेश जी, आपकी कॉल नेचुरल गैस पर क्या है? देखो, नेचुरल गैस की बात करूं तो नेचुरल गैस काफी चंचल कमोडिटी है। मैं इसमें सलाह दूंगा कि आप आगे के महीने बाय करके चल सकते हैं। मार्केट काफी बुलिशनेस है। अगर आप देखें ऑलमोस्ट 20 से 30% का प्रीमियम नवंबर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी काफी हाई प्रीमियम चल रहा है। तो मैं सलाह दूंगा कि आप नेचुरल गैस में बाय करके चल सकते हैं। सेकंड मंथ कॉन्ट्रैक्ट में 230 के लेवल पे बाय करके चल सकते हैं और 250 तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पे पोजिशनल बिल्डअप कर सकते हैं। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से 241 का टारगेट रहेगा, बट पोजिशनली मैं सलाह दूंगा कि अराउंड 250-255 के लेवल्स के लिए आप नेचुरल गैस होल्ड कर सकते हैं। ये कमोडिटी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखना, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म अगर आप देखिए नेक्स्ट 3 महीना 4 महीने मार्केट काफी बुलिशनेस आ सकती है प्राइस कमोडिटी में। ओके, तो ये कॉल नेचुरल गैस कॉल। चलिए बेस मेटल्स की चाल देखते हैं। कल गिरावट दिखी थी, 1 से 1.5% तक कई सारे मेटल्स टूट गए थे। आज यहाँ पर अच्छी तेजी दिख रही है। एल्युमिनियम 201 के ऊपर है, ½ % से ज़्यादा की तेजी। कॉपर में भी ½% की तेजी है, ₹732 के ऊपर। जिंक भी 222 के ऊपर है और लेड में हल्की तेजी है, ₹183.50 के आसपास। वंदना जी, बेस मेटल्स में क्या पसंद है आज आपको? खरीदारी करके जाना चाहिए आज क्या? बहुत मिक्स यहाँ पे ट्रिगर्स हैं विश्वमोहन जी, और ज्यादा बेयरिश है और चाइना से इंडिकेशंस बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एक कमोडिटी है जो क्रूड से स्ट्रांगली को रिलेटेड है, ये है यहाँ पे एल्यूमिनियम। और क्रूड में अपसाइड की वजह से मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम में भी एक जो सपोर्ट है प्राइसेस को वो मिलता हुआ दिखेगा। 201 पे यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हो। 203 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे ₹200 का लगा के चलना होगा। ग्रेजुअली ऊपर में हम 204 का भाव भी आते हुए देख सकते हैं।
204 के भाव के लिए आप यहाँ पे खरीदारी करें, 201 के आसपास। ये टॉपिक है वंदना जी की तरफ से एल्युमिनियम खरीदारी की सलाह। सोमानी जी, आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में आज, और आप भी बाई साइड में ही रहेंगे आज? जिंक मुझे थोड़ा बेटर लगता है बाकी सब कमोडिटीज के मुकाबले। मुझे लगता है 222 रुपए का जिंक खरीदारी की जा सकती है। 226 तक का लक्ष्य इसमें 2 दिन में देखा जा सकता है और 220 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। कॉपर मुझे लगता है कि 736.50 एक बड़ा थोड़ा सा हर्डल सा मुझे महसूस होता है। अनलेस इसके ऊपर जाता है, इसमें खरीदारी से थोड़ा दूरी बनाए रख के नीचे में 728 729 के आसपास ही इसमें बाइंग किया जा सकता है। ओके, 728 यानी यहाँ से 4-5 रुपए नीचे आने दे, फिर आप खरीदारी कर सकते हैं। 226 का टारगेट जिंक का दिया है दिनेश जी ने, कि इनको लगता है कि 226 तक जा सकता है जिंक। धर्मेश जी, आप क्या पसंद कर रहे हैं आज बेस मेटल्स में, आपकी टॉपिक? मेरी 2 टॉपिक रहेगी। पहली रहेगी मेरी कॉपर में 730 के लेवल पे आप बाय करके चल सकते हैं। अगेन डाउन साइड रिस्क काफी लिमिटेड है, प्राइस में काफी अच्छी वॉलेटिलिटी है और प्राइस अगर आप देखिए 720 से 740 के दायरे में ट्रेड हो रही है। तो अभी मार्केट एक अपटिक में है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो तेजी है वो बरकरार रहेगी। 740 तक के टारगेट के लिए आप कॉपर में निवेश करके चल सकते हैं। दूसरी मेरी टॉपिक रहेगी जिंक। अगर आप देखिए जिंक और एल्यूमिनियम ऑलमोस्ट एट पार पे आ चुका है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे अगर डाउन साइड रिस्क काफी लिमिटेड है। ये 6 महीने पहले ये कमोडिटी ऑलमोस्ट 320 310 पे ट्रेड हो रही थी। आज की तारीख में ऑलमोस्ट 100 रुपए की प्राइस में यहाँ पे गिरावट है, ऑलमोस्ट 40% की गिरावट आपको प्राइस में देखने मिल चुकी है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। अगेन डाउन साइड रिस्क में 217 का रेकमेंड करूंगा कि इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और अपसाइड 226 227 के टारगेट के लिए पोजिशनली ये 240 तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पे बिल्डअप कर सकते हैं इसमें। ओके, पोजिशनली 240 का भी टारगेट आ सकता है, लेकिन 1 से 2 दिनों के लिए 226 का टारगेट है धर्मेश जी का। 226 का टारगेट दिनेश जी भी दे रहे थे जिंक में, 200 और 740 के टारगेट के लिए कॉपर खरीदने की सलाह धर्मेश जी की तरफ से। चलिए ग्वार सीड और ग्वारगम की, जहां पर अच्छी तेजी अब बनती जा रही है। 12,500 रुपए के ऊपर ग्वारगम का वायदा पहुंच चुका है, ग्वार सीड का वायदा 6,000 के ऊपर है। 1.5% की तेजी आज ग्वार सीड में और 0.25% की फिलहाल तेजी ग्वारगम में दिख रही है। वंदना जी, क्या लग रहा है ग्वार सीड और ग्वारगम? राजस्थान में मानसून को लेकर मौसम विभाग की रिपोर्ट है कि अगले 2 हफ्ते मानसून की स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहेगी, बारिश ज़्यादा नहीं होगी और उसका फायदा यहाँ पर ग्वार को मिल रहा है। क्या लग रहा है, किस तरह की चाल आगे रहेगी? क्या सलाह है ट्रेडर्स के लिए? जी शमन जी, सही है कि यहाँ पे जब सीड्स देने थे, जब मतलब कल्टीवेशन वाला टाइम, मैं कह रही हूँ कि बुआई वाला समय था, वहां पे मानसून बढ़िया था। लेकिन अब जब प्लांटेशन का समय है तो मानसून वीक है, इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और क्रूड के प्राइसेस भी यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं और साथ में डेरिवेटिव्स के प्राइसेस भी यहाँ पे थोड़े से ऊपर हुए हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जिस तरीके से एग्री कमोडिटीज में एक अपसाइड देखने को मिल रहा है, उसका फायदा भी ग्वार को है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर ग्वार सीड की मैं बात करूं तो 6125 पे बाय करना चाहिए। 6200 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 6090 का लगाना होगा। लेकिन थोड़ा सा व्यू रखते हैं तो मुझे लग रहा है 6350 भी ऊपर की तरफ प्राइसेस आ सकते हैं। सिमिलरली मुझे लग रहा है कि बहुत तेजी यहाँ पे अभी फिलहाल ग्वारगम में भी देखने को मिल सकता है और तेजी। तो यहाँ पे 12,500 के करीब यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगी कि ये भी बाय करके चलना चाहिए। ऊपर का टारगेट यहाँ पे 13,200 का होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 12,100 का। तो ग्वारगम और ग्वार सीड दोनों में ही मुझे यहाँ पे तेजी लग रही है। सीड और ग्वारगम दोनों में तेजी लग रही है, स्टॉप लॉस इन्होंने बता दिया है, इस हिसाब से आप ट्रेडिंग करें। दिनेश जी, आप राजस्थान के काफी एग्री ग्रुप में एक्टिव भी है, क्या लग रहा है ग्वार को लेकर? क्या ग्राउंड की रिपोर्ट क्या आ रही है, और उसके बाद फिर ट्रेडर्स के लिए सलाह बताइए। जी बिल्कुल, सोइंग तो हो चुकी है काफी जगह और मुझे लगता है थोड़ी बहुत प्रोग्रेस जो भी रहेगी, लेकिन अभी जो ग्रोथ स्टेज है वहां पर बारिश का होना बहुत अनिवार्य है। अगस्त में अभी 15 दिन बारिश का कोई संकेत नहीं नजर आ रहा है वेस्ट राजस्थान में, और सेंटिमेंट्स के चलते ही ग्वार सीड में अभी एक बड़ा उछाल आया और मुझे लगता है आने भी उछाल आने की संभावना है। 6100 के आसपास सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अगर ग्वार सीड मिलता है तो बढ़िया खरीदारी करने का मौका रहेगा। मुझे लगता है 6240 इसमें इमीडिएटली 1 या 2 दिन में हमें देखने मिल सकता है और 6040 का हमें इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, यानी 6050 के स्टॉप लॉस के साथ ग्वार सीड खरीदारी की सलाह, 6180 और 6240 रुपए के टारगेट के लिए। अब मसालों की बात कर लेते हैं। मसालों में आज हल्दी काफ़ी ऊपर नीचे चाल दिख रही है। शुरुआती कमजोरी के बाद फिर से तेजी लौटी, 16,200 तक भी गई हल्दी, फिर से 15,800 के आसपास आ चुकी है। काफ़ी उतार चढ़ाव हल्दी को लेकर। सोमानी जी, क्या लग रहा है यहाँ पर क्या करना चाहिए? स्विंग की तो कमज़ोर स्विंग की रिपोर्ट थी, अब डिमांड भी अच्छी है, साथ ही कई सारे
जो प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं वहां पर सीड्स भी कम हैं। क्या लग रहा है, हल्दी की तेजी जारी आपको दिख रही है और क्या रेंज रहेगा हल्दी का? जी सर, ये सारे जो फैक्टर्स आप बताए, मुझे लगता है 7,000 की जो 18,000 रुपए अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये सारे फैक्टर्स इसमें इंक्लूडिंग हैं। फ्रेश डिमांड अगर कोई निकल कर आती है तो इसमें आगे तेजी और संभव है। 18,000 की मुझे लगता है अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की हल्दी अभी लेने से थोड़ा वंचित रहना चाहिए। इसमें लगता है 16,400 16,500 अगर आता है तो ही वही खरीदारी के। 18,000 के लिए इसमें मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए। इसमें 25% 30% स्विंग कम है। हो सकता है यील्ड भी लॉसेस कम हो, लेकिन मुझे लगता है इसमें स्टॉक्स पर्याप्त है और इसी के चलते 18,000 की हल्दी मुझे लगता है अभी लेना नहीं चाहिए। ओके, सोमानी जी, धनिया और जीरे को लेकर क्या लग रहा है? यहाँ पर आज तेजी है 62,000, अब तेजी जीरे की बढ़ती जा रही है। 62,400 के ऊपर अब जीरा वायदा चला जा चुका है, 1.5% ऊपर है। धनिया हल्की तेजी है, 7,450 रुपए के ऊपर है। इन दोनों काउंटर को लेकर क्या व्यू बन रहा है सोमानी जी? धनिया मुझे बहुत रेंज बाउंड लगता है। धनिया में कोई ऐसी विशेष बात नहीं लगती। यूक्रेन से इंपोर्ट होने की बात आ रही है, जिसके चलते बस में प्रेशर एक दबाव बन चुका है। इसमें स्टॉक भी पर्याप्त है और डीमैट में भी मुझे लगता है 22,000 टन के आसपास का माल धनिया में पड़ा है। धनिया में मेरी कोई विशेष अभी राय इसमें नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जीरा स्क्रीन पर अगर देखा जाए और फंडामेंटल फिजिकली भी देखा जाए तो आज स्पॉट मार्केट भी काफी स्ट्रांग है। इसमें थोड़ा एक्सपोर्ट की डिमांड कमजोर है, पर मुझे लगता है कि अब डोमेस्टिक ग्राहकी जो है ये जोरदार निकल कर आएगी। अगस्त जो महीना होता है ये डिमांड से भरपूर महीना होता है, सारे त्योहारों का महीना होता है। तो मुझे लगता है कि बेस्ट पिक अगर एग्री कमोडिटीज में कोई देखी जाए तो वो हो सकती है जीरे की। आने वाले 2 से 3 दिन में मुझे लगता है कि 65,500 रुपया सितंबर कॉन्ट्रैक्ट जीरा हमें तुरंत देखने मिल सकता है। तो जीरा मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग काउंटर है, इसमें खरीदारी निश्चित बनाए रखें। ओके, यानी आने वाले दिनों में जीरे में जबरदस्त तेजी लग रही है सोमानी जी को। 65,000 के ऊपर भी जीरा का वादा जा सकता है। फेस्टिव डिमांड का फायदा मिलेगा। स्टॉक तो अभी भले ही डिमांड कमजोर है, लेकिन स्टॉक इतना कम है और नए सीजन के जीरा आने में काफ़ी वक्त है। ऐसे में इसका फायदा आगे भी मिलेगा और ये तेजी जारी रह सकती है, सोमानी जी को लगता है। वंदना जी, आप हल्दी पे सबसे पहले व्यू बताइए, क्या करना चाहिए हल्दी में यहाँ पर? हल्दी में मैं भी एग्री करती हूँ, क्योंकि ओवरऑल जो यहाँ पे मार्केट का टून है वो अपसाइड का ही यहाँ पे रहेगा। फंडामेंटल से यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा करेक्शन पे अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में राय दूंगी कि वहां पे आप बाय करें। 17,000 के करीब आप buy करें। धनिया और जीरे उसके बाद को मुझे लेकर, यहाँ धनिया और जीरे को जी लेकर वंदना जी क्या कॉल है? धनिया में मुझे लग रहा है कि बाइंग जोन में ही रहना चाहिए। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में 75-85 के करीब बाइंग करनी चाहिए। 7700 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 7500 का लगा के चल सकते हैं। जीरा में मुझे लग रहा है कि जीरे में भी यहाँ पे बाइंग जोन में ही रहना चाहिए। 62,500 का एक लेवल रहेगा जहां बाइंग करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि इस बार 63,000 से ऊपर ये कमोडिटी स्टेबल हो सकती है। तो 63,200 का यहाँ पे टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा यहाँ पे 62,250 का। तो मसाले पैक में मुझे लग रहा है कि हर करेक्शन पे यहाँ पे बाइंग की ही सलाह रहेगी। नहीं, हर गिरावट पे खरीदारी की सलाह मसालों को लेकर है। कॉटन सीड ऑयल केक, वंदना जी, मार्केट में जिस तरह के पेसिमिज्म थे कॉटन को लेकर और कॉटन केक को लेकर, दबाव लगातार बना हुआ है, लेकिन क्या लग रहा है अब आने वाले अगले 1-2 महीने में यहाँ से तेजी बढ़ेगी? कॉटन केक को लेकर व्यू बताइए, क्या करना चाहिए यहाँ पर? जी विश्वमान जी, बेहतर मानसून की वजह से जो कहते हैं कि अदर मतलब चारा जो था वो अवेलेबल हो गया था, जिसकी वजह से हमने भी यहाँ पे जितना भी आप देखें कि जो भी यहाँ पे मील थे उसके प्राइसेस में यहाँ पे कमी आई थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि प्राइसेस थोड़ा सा अपसाइड रहेगा। कॉटन कॉम्प्लेक्स में ही पूरा अपसाइड है, तो उसका एक सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। 2575 एक लेवल रहेगा जहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 2640 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 2545 का। कॉटन सीड ऑयल केक 2,575 पे खरीदारी की सलाह है। 2,640 का टारगेट है। 2,545 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। दिनेश जी, आपकी कॉल क्या है कॉटन केक में? ये हाँ दिनेश जी, आपसे मेरा सवाल था कॉटन केक पर। मुझसे ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ जी, 2560-65 का लेवल मुझे लगता है बहुत बेहतरीन लेवल है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट का। 1 या 2 दिन में मुझे लगता है कि ये 2680 का लेवल देखा जा सकता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है। टेक्निकल सेटअप इसका बहुत बढ़िया है और महाराष्ट्र एक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉटन का और यहाँ पर अभी बरसातें नहीं गिर रही है। पिछले 8 से 10 दिन से कोई बरसात नहीं है। तो मेरा ये बेस्ट रिकमेंडेशन है कि 2560-65 का कॉटन सीड लिया जाए। 100 रुपए की इसमें चाल निश्चित 2 से 3 दिन में देखी जा सकती है। तो यहाँ पे
कॉटन सीड ऑयल के 2562 पे खरीदे। सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट 2610 से 2660 रुपए का टारगेट है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 2530 का। अब चलिए करेंसी मार्केट की चाल देख लेते हैं। हालांकि काफ़ी सुस्त है करेंसी मार्केट, डॉलर के मुकाबले 82 रुपए 82 पैसे के आसपास है। धर्मेश जी, क्या लग रहा है करेंसी मार्केट को लेकर, किस तरह का व्यू बन रहा है? क्या 83 के ऊपर भी जा सकता है क्या? रुपया और कमजोरी दिखती है आपको? देखिए, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में डेफिनेटली मुझे लगता है कि रुपया काफी वीक होगा। दो कारण है, एक तो डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, ऑलमोस्ट 100 से मार्केट ने एक अच्छा खासा यू टर्न लिया है। दूसरा कच्चा तेल, इंडिया के ट्रेड डिफिसिट में कच्चे तेल का काफी बड़ा योगदान है और इस कारणवश आप देखिए कि रुपए में आपको कमजोरी आगे चल के देखने मिल सकती है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर कच्चा तेल फिर से $85-90 की तरफ गया तो ये 83-50-84 की तरफ बढ़ सकता है रुपए की बात करें तो मैं निवेशकों को रेकमेंड करूंगा कि आप डॉलर बाय करके चल सकते हैं। इमीडिएट टारगेट 83 की करेगा। पोजिशनली अक्टूबर तक की लेवल्स की बात करें तो 83-50-84 के लेवल्स भी आपको देखने मिल सकते हैं। तो करेंसी मार्केट को लेकर व्यू ये है कि यहाँ से नरमी और भी दिख सकती है, 83 के ऊपर भी जा सकता है। वंदना जी, आप क्या सलाह देंगे? यूएसडी आईएनआर में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए आज? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा करेंसी डेप्रिशिएट ही होगा। यहाँ पे कंसर्न भी आ रहा है क्योंकि फूड इन्फ्लेशन भी यहाँ पे फिर से बढ़ रहा है और क्रूड ऑयल भी हायर साइड से है। प्लस है कि जो भी इंपोर्ट बिल है वो बढ़ा है, सऊदी ने भी यहाँ पे प्राइसेस बढ़ाए हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 83.10 तक के जो लेवल्स है वो यहाँ पे आ सकते हैं, उसको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ पे डेप्रिशिएशन साइड ही करेंसी रहेगी फिलहाल तो। ओके, यानी यहाँ से और नरमी दिखेगी। आपको भी दिनेश जी लग रहा है कि यहाँ से और नरमी बाकी है करेंसी मार्केट में? जी बिल्कुल, 8260 से नीचे जब तक ये क्लोज ना करे मुझे लगता है इसमें बाइंग ही बनी रहे। पर मुझे लगता है 8340 जो धर्मेश जी का टारगेट है, मैं भी उनसे पूरा सहमत हूँ। इंटरनेशनल मार्केट अगर देखा जाए तो डॉलर में काफी बैंक्स को डाउनग्रेड किया गया है, वहां पे फिच ने यूएस को डाउनग्रेड किया, रेटिंग डाउनग्रेड की है। जो संकेत ग्लोबली आ रहे हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रही है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि रुपए में एक बार कमजोरी आनी थोड़ी सी निश्चित लगती है। ओके, यानी रुपए में कमजोरी और आ सकती है और जिस हिसाब से गैप अप भी हो गया है, फेड की तरफ से लगातार ब्याज दरें बढ़ाई जा रही हैं और इस बार जो आरबीआई की कल पॉलिसी के फैसले भी आने हैं, यहाँ पर भी इस बार भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी का कोई अनुमान नहीं है। तो वो भी एक चिंता है और वो एक गैप क्रिएट होता जा रहा है और इस वजह से डॉलर इंडेक्स आप देख ही रहे हैं 102 के ऊपर अब लगातार बना हुआ है और यहाँ से और कमजोरी दिख रही है। 83-40 तक जा सकता है, 83.4 तक रुपया फिसल सकता है और जब तक 82.6 के नीचे नहीं आता है, दिनेश जी को लगता है, तब तक यहाँ पर कमजोरी बनी रहेगी। शुक्रिया दिनेश जी आपका, वंदना जी आपका, धर्मेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। चलिए, मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET Now स्वदेश पर। नमस्कार।